आज श्री राहुल गांधी जी द्वारा संबोधित की जा रही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। मेरे साथी श्री राजीव गौड़ा, जो हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं और जिन्होंने और जिनके मेहनतकश साथियों ने कोविड के ऊपर कोविड मिसमैनेजमेंट की एक व्यापक रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से बनाई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से हिंदुस्तानियों की जिंदगी को खतरे में डाला गया। हमने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध किया कि ये रिपोर्ट उनके द्वारा जारी की जाए, क्योंकि पहले दिन से ही देश में कोरोना के संकट को लेकर राहुल जी ने ये मामला उठाया है। बगैर किसी विलंब के मैं सीधे श्री राहुल गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि रिलीज करेंगे, जिसकी कॉपी हम आपको भेज देंगे। और राहुल जी कोरोना की मिसमैनेजमेंट और भविष्य को लेकर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। धन्यवाद रणदीप। नमस्कार। कोविड की समस्या आप सब जानते हैं। देश को जो दर्द पहुंचा, लाखों लोगों की मृत्यु हुई, कोरोना ने क्या किया पूरा देश जानता है। हमने ये व्हाइट पेपर थोड़ा डिटेल में तैयार किया है और इस व्हाइट पेपर के 2-3 लक्ष्य हैं। इसका लक्ष्य फिंगर पॉइंटिंग नहीं है। इसका लक्ष्य ये नहीं है कि सरकार ने ये गलत किया। हम गलती को इसलिए पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले समय में इन गलतियों को करेक्ट करना होगा, ठीक करना होगा। 2-3 चीजें हैं। पूरा देश जानता है कि सेकंड वेव से पहले हमारे साइंटिस्ट्स ने, डॉक्टर्स ने सेकंड वेव की बात की थी और उस समय जो एक्शन सरकार को लेने थे, जो उनका बिहेवियर होना चाहिए था, वो नहीं रहा। और आपको, पूरे देश को सेकंड वेव का असर सहना पड़ा। आज हम फिर से वहीं खड़े हैं। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। तो ये हमारा लक्ष्य है। अंग्रेजी में बोल देता हूं, द पर्पस ऑफ दिस व्हाइट पेपर इज नॉट टू फिंगर पॉइंट एट द गवर्नमेंट. The purpose of this white paper is to help the nation prepare for the third wave that is going to come. It is pretty clear that the management of the first wave and the management of the second wave was disastrous. There were some central reasons as to why it was disastrous. We have tried to point out those reasons in our white paper. This is a blueprint on how to react to the third wave which is going to come. It is our intention to provide the government with information and insights on what went wrong. It is pretty clear that the third wave is coming. And I would even go so far to say that you might even have waves after the third wave, because this virus is continuously mutating and changing form, as I said in my last press conference, and as I've been saying from the beginning.
So it is important that the government prepares itself for what is going to come. What does it mean to prepare itself? It means have the infrastructure ready, which was not ready in the first and second wave. It means have the oxygen supply that will be required ready. It means have the medicines required ready. The central pillar of fighting COVID is vaccination. And I will have comments to make when you ask me questions on vaccination strategy, but it is very important that we aggressively do vaccinations and cross this bridge of 100% vaccination as soon as possible, because that is the only protection. So I now welcome your questions. Thank you, sir. Before we take questions, sir, we will also like to know from you, maybe hear from you, sir, very briefly, as to where lies the future, sir, and what steps really the government of India take to ameliorate the existing pain. And then, sir, we'll take questions. We've had this white paper is a discussion that has taken place within the Congress structure. And we've had discussions with the experts, and we have basically developed 4 pillars. One pillar, of course, is the idea of understanding exactly what went wrong, which is the foundation of the white paper. And our suggestion there is to have a commission that looks into some of the shortcomings so we can correct them. Second pillar, as I've already said, is preparation for the third wave, which includes developing the critical infrastructure, which includes oxygen, which includes these other elements. Third pillar, again, that we've been repeating again and again and again, is the idea of an economic assistance package. COVID is not just a biological phenomenon. It is also an economic and social phenomenon. And that is why we have to make sure that the poorest people, the weakest people, small and medium businesses are provided the support that they need to get through it. And the fourth and final element is a COVID compensation fund, where we give money to people who have lost loved ones, where we commit to them support of the Indian nation and say that, look, we stand with you in this difficult time. Randeep ji, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ. व्हाइट पेपर का लक्ष्य एक प्रकार से रास्ता दिखाने का है. हमने 4 मेन पॉइंट्स निकाले. पहला पॉइंट जो मैंने बोला, जो तीसरी वेव आने वाली है उसकी तैयारी, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, दवाइयां, इन चीजों का आज प्रिपरेशन, कि जब थर्ड वेव आए हिंदुस्तान के हर शहर में अस्पताल, गांव में जो सपोर्ट की जरूरत है वो सब तैयार मिले. जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत हो उनको आसानी से ऑक्सीजन मिल जाए, और बिना कोई कारण डेथ ना हो. जो नीडलेस डेथ है, जो एक प्रकार से लाखों लोग नीडलेसली मरे हैं सेकेंड वेव में, वो फिर से ना हो. दूसरा पॉइंट, कोविड सिर्फ बायोलॉजिकल बीमारी नहीं है, कोविड इकोनॉमिक सोशल बीमारी है. और इसलिए हमने सरकार को सबसे गरीब लोगों को, छोटे बिजनेसेस को, मिडिल साइज बिजनेसेस को आर्थिक सहायता देने की जरूरत है. हमने एक न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है. अगर नाम प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगे उसका नाम बदल दें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट कि गरीबों के जेब में, गरीबों के घर में हम डायरेक्ट फंड्स पहुंचाएं. और चौथा जो हमारा पिलर है कि एक कोविड कॉम्पनसेशन फंड बनाया जाए. जिन परिवारों के घर में जो ब्रेड अर्नर्स हैं
उनकी मृत्यु हुई है, उनका कॉम्पनसेशन दिया जाए, उनको डायरेक्ट कोविड फंड से उनको सहायता दी जाए। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। Thank you, sir. We'll start questions one by one. Please keep raising your hands. I can see, and then we'll keep going to each one of you. Can we start with the PTI, Mr. Sanjeev? Thank you, Radip ji. Namaskar, Rahul ji. Namaskar. Rahul ji, experts are saying that the third wave of coronavirus infections is likely to hit India by October. And there have been record 84 lakh vaccinations yesterday. But some opposition states are still starving for the vaccine. Do you think the government has the wherewithal to sustain this current pace of vaccination that has started yesterday, considering that only 5% of the adult population of the country is vaccinated currently, leaving millions vulnerable to infections and deaths? And I would also like to add, since it is a very active political it's a day of hectic political activity in the capital. Mr. Sharad Pawar has convened a meeting of a number of opposition leaders and people. So I would just like if you could react on that also. My request. Okay, on the political aspect, my intention here is to bring focus on COVID. My intention here is to point clearly in the direction of where we think the government should act on COVID. And so I'm not going to distract you or myself by getting into, what is going on in the politics and what is going on here and there. There is a time and place for that discussion, and I'm happy to talk to you at that time. With regards to vaccination, vaccination is really the only answer that we have to COVID. It is the central pillar of our strategy. Yes, good work has happened yesterday, but this is not a series of events. This is a process. And we have a humongous task in front of us. We have to diligently do this task. We have to make sure that this task is done. The government has to do that. And it has to make this process work not just on one day, but every day until we have vaccinated our whole population. I think the idea of a mission, a COVID vaccination mission, is a good one, where we involve the country and say, okay, as a nation, we have to get this job done. This is what is required. These are the volunteers that need to be trained. And we think about it as a mission. I think that is what my advice would be to the government. Thank you, sir. I will only take the liberty of adding one line, sir, just for the knowledge of our friends here, that we are very happy with the 80 lakh vaccination per day. Highest vaccination record in this country has been 17 crore vaccinations in a single day for pulse polio on February 19, 2012. Of course, then the Prime Minister Dr. Manmohan Singh did not put up his posters. That is the only marked distinction. Coming, sir, to the next point. One point that I would like to make is that the government must treat all states equally. This is a matter of life and death. And the government must not view Indian states as BJP states versus opposition states. All states must be viewed in the same light. All states must be provided with the same assistance. All states must be provided with the same quantity of vaccinations that are required. And so that it is very important that bias does not come in. And there's a reason for it. Because vaccination for 70% of the population or 50% of the population is not going to solve our problem. Because the virus will mutate. So we have to vaccinate everybody as fast as possible, so that we reach a level of vaccination where the virus can no longer mutate.
So this idea that there are some BJP states and there are some Congress states and we have to prove that BJP states are vaccinating better, which is embedded in the way the government is acting, is not a good idea. It's a dangerous idea for the country. Thank you, sir. May I go to the second agency, ANI, Mr. Siddharth? Will you please come in and ask your question? नमस्कार सर। सर मेरा सवाल ये है कि आप एक पॉजिटिव नोट पे व्हाइट पेपर लेके आए हैं, तो कांग्रेस इस व्हाइट पेपर को क्या सरकार को भी प्रेजेंट करेगी और किस तरीके से आप सरकार के सामने फॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा रखेंगे? दूसरी बात ये कि जब आप कह रहे हैं कि एक कॉमन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यूनाइटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलानी चाहिए? क्योंकि अब 2 वेव देख चुका है देश, तीसरी वेव की बात भी हो रही है। तो आप इस पे आपकी जानकारी, आपका व्यू जानना चाहूंगा। और दूसरा ये कि कुछ वैक्सीन को लेके भी जो है कांग्रेस पे आरोप लगता है कि मिसकम्युनिकेशन फैला रहे हैं। कोवैक्सीन को लेके कुछ लीडर्स जो हैं कांग्रेस के, वो भ्रम फैलाते हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि कोरोना से लड़ना है तो डिसेंट्रलाइज तरीके से लड़ना होगा। प्रधानमंत्री की जगह है, चीफ मिनिस्टर की जगह है, डीएम की जगह है, नागरिक की जगह है। सबको एक साथ मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, तब कोविड से हम लड़ पाएंगे। तो हमारा जो व्हाइट पेपर है, उसका लक्ष्य जो पिछले साल में हुआ है, जो गलतियां हुई हैं और गलतियां हुई हैं, उनको सामने रखने का है। अब वो सरकार के लिए इनपुट है। अगर सरकार व्हाइट पेपर को पढ़ेगी और इनपुट को लेगी तो सरकार को फायदा होगा। मगर मेरा मेन पॉइंट यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास, बाकी ऑपोजिशन के पास, एक्सपर्ट्स के पास, डॉक्टर्स के पास, साइंटिस्ट के पास इंफॉर्मेशन है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। उसका प्रयोग कीजिए, लोगों की बात सुनिए। मनमोहन सिंह जी ने आपसे वैक्सीनेशन पर सुझाव दिए थे, आपने उनका मजाक उड़ाया, आपने अपने मंत्री से उन पे अटैक करवाया, और फिर 2 महीने बाद जो उन्होंने कहा आपने करना पड़ा। जो हमने पहले आपसे कहा था कि सेंट्रलाइज तरीके से आप नहीं कर सकते हो, आपने मजाक उड़ाया, फिर 2-3 महीने बाद आपने उस बात को एक्सेप्ट किया। तो ओपन माइंडेड तरीके से यह काम करना है, क्लोज माइंडेड तरीके से काम नहीं करना है। और जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सेप्ट करने के बाद ही हम सही रास्ते पे चल सकेंगे। Thank you, sir. Siddharth, I will go to the supplementary later because there are many friends and there is limited time. I will, if possible, then I'll come back to you. Can we go to IANS, another news agency, Mr. Saeed? Please ask your question. IANS. Unmute yourself, please. Ji, thank you. Rahul ji, good morning. Good morning. So my question is about the data which has been first and the most important states like Uttar Pradesh and Bihar, where data has been fudged of COVID deaths, and how people will get compensation when there is no data, the data has been fudged, and many people who have died in the second wave have not got even certificates that they have died with COVID. So what Congress party has to take action on it? And this is the question which may draw ire of the state governments, and FIR can be also registered against journalists, as you have seen. Look, it is a certainty. There is no doubt that the government is hiding the truth on the number of deaths. There's no question about that. Okay. My estimate, back of the envelope estimate, is
in my view, the number of deaths is at least 5 to 6 times what the government is saying. But it is not productive for us to now get into the discussion of, how many people have died. Of course, for compensation, that is critical. And there are ways in which we can figure out that number. But the discussion must not be about the number. The discussion must be, look, what are we going to do next? We can attack the government once we have fought off COVID. We can attack the government on you lied about the number of people. But today the time, because again, I'm repeating myself. If you think the second wave was bad, the third wave is going to be worse. Because the virus is intelligent and it is transforming itself. So our entire focus has to be on successful vaccination, on making sure that we are not allowing the virus space to regenerate. Thank you, sir. ABP से आशीष, कृपया अपना सवाल पूछें. ABP से आशीष भाई, अनम्यूट करें अपने आप. मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहे हैं, पूछिए प्लीज. सर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्रिपेयर्डनेस के बारे में जिक्र किया था अपनी जब आप अपना बयान दे रहे थे. सेकेंड वेव की हैंडलिंग को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर. एक पीटीआई पर इंटरनेशनल बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, उनका भी बयान हमने देखा कि उन्होंने कहा लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एक बड़ी वजह बनी थी जो कुछ झेला भारत ने. मेरा सवाल आपसे ये कि खुद प्रधानमंत्री सरकार भी कह चुकी थी कि सेकेंड वेव में जब बहुत ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड का ऑक्सीजन क्राइसिस आया तो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, टाइमली हैंडल किया. प्रधानमंत्री ने जब नेशन को एड्रेस किया तो प्राइम मिनिस्टर भावुक तक हो गए थे, आंख में उनके आंसू तक आ गए थे. उनके इस अश्योरेंस को आप क्यों नहीं मान रहे राहुल जी? क्योंकि वो कह रहे थे टाइमली ऑक्सीजन के क्राइसिस को हैंडल कर लिया गया था. इसके अलावा राहुल जी, इसके अलावा बस एक सवाल मैं ऐड करना चाहता हूँ अगर आप ले लें तो. आशीष भाई पहले सवाल का जवाब ले लें, क्योंकि दो सवाल अगर हर साथी एक ही बार में पूछेगा तो किसी और का नंबर नहीं आए. पहले आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, राहुल जी को उसका जवाब दें. देखिए, दो तरीकों की कोविड डेथ्स होती हैं. एक कोविड डेथ होती है नीडलेस डेथ, मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता था मगर उसको नहीं बचाया गया. और दूसरी डेथ होती है जिस व्यक्ति के पास बहुत सीरियस कोमोर्बिडिटीज होती हैं, जो बहुत बुजुर्ग होते हैं, जिनको बचाना मुश्किल होता है. हिंदुस्तान में सेकंड वेव में 90% लोग जो मरे हैं नीडलेसली मरे हैं. और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से बात की है और उनका यूनिवर्सली कहना है कि अगर आप नीडलेस डेथ को देखें, जो लोग जिनको मरना नहीं चाहिए था, जिनको सपोर्ट मिल जाता तो नहीं मरते, उसका सबसे बड़ा कारण ऑक्सीजन लिमिटेशन, कि हम उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन नहीं दे पाए. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके परिवार में उनके माता, उनके पिता, उनके भाई, उनके बहनों की मृत्यु हुई. कारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए. इस देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है. जितने ऑक्सीजन की जरूरत ये देश प्रोड्यूस करके दे सकता है. तो जो नीडलेस डेथ्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर के आंसू उन परिवारों के आंसू को नहीं मिटा पाएंगे. वो सब परिवार जानते हैं कि जो मेरे परिवार का व्यक्ति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, जब वो मरे, वहां प्रधानमंत्री नहीं थे. प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था. और प्रधानमंत्री ने
बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे, बंगाल में चुनाव लड़ रहे थे और उनका फोकस दूसरी ओर था। तो ये तो पूरा देश जानता है। थैंक यू सर। न्यूज नेशन से मोहित दुबे। मोहित जी अपना सवाल पूछिए। राहुल जी नमस्कार, मोहित दुबे बोल रहा हूँ। नमस्कार जी राहुल जी, महा वैक्सीनेशन 21 जून से केंद्र सरकार ने शुरू किया और इस वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत शानदार वैक्सीनेशन किया है, लेकिन इसी बीच यूजीसी ने जो है सभी जो शिक्षण संस्थान है उनको फरमान जारी कर दिया और ये कह दिया कि आप फ्री वैक्सीनेशन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो चिपकाइए, बैनर लगाइए, पोस्टर लगाइए। आपको नहीं लगता है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कम, मार्केटिंग ज्यादा हो रही है? और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को राहुल गांधी जी का क्या सुझाव होगा ताकि वैक्सीनेशन को सही रूप से, सही ढंग से पूरे देश में लागू किया जा सके? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, शायद हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। दूसरी चीज जो मैंने पहले कही, प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। तो जैसे मैंने कहा, यह सीरियस मामला है। इसकी वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है उसको चालू करना चाहिए, इफेक्टिवली चलाना चाहिए। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री होती है कि देखो भैया हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब कोविड को हिंदुस्तान ने हरा दिया हो तब आप बोलिए। ये अभी टाइम नहीं है। और जैसे मैंने बोला, और मैं 1 साल से बोल रहा हूं, 1.5 साल से बोल रहा हूं, कोविड देश को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। फर्स्ट वेव के पहले मैंने बोला, सेकंड वेव के पहले मैंने बोला, थर्ड वेव के पहले मैं बोल रहा हूं। और पूरी तैयारी आज शुरू हो जानी चाहिए। Thank you, sir. I know there is limited time. We'll take 1 or 2 questions more. News 24 से श्री रमन जी from News 24, आप अपना प्रश्न पूछिए। राहुल जी, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि कोविड के बारे में जो आपकी राय लगातार समय से पहले आती रही है, सरकार ने उसे बाद में एक्सेप्ट किया। वैक्सीनेशन को लेकर जो भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन कोविशील्ड में अचानक ड्यूरेशन जो है पहले और दूसरे वैक्सीन का वो 88 दिन कर दिया गया, जिसका लॉजिक किसी को समझ में नहीं आता और इसके बारे में राइटर्स तक में खबर छपी है और जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय अलग है। आपको लगता है कि इस वैक्सीन के बारे में भारत के लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि भारत के वैक्सीन का इस्तेमाल वो करें या रूस की स्पुतनिक का इस्तेमाल करें, फाइजर का इस्तेमाल करें, जो कि अब सरकार धीरे धीरे परमिशन दे रही है? देखिए, जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन ही इसका एक सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और कोई बाकी टैक्टिक्स हैं बट सेंट्रल सॉल्यूशन नहीं है। जो भी वैक्सीन रिलायबल हो, इफेक्टिव हो, जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो, जितनी भी वैक्सीन को एम्प्लॉय किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, उनको करना चाहिए। मेरी ये राय है। मेरी राय है कि वॉर फुटिंग पे वैक्सीनेशन मिशन के बेसिस पे करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए।
अब ये वैक्सीन चल रही है, वो वैक्सीन चल रही है, इन चीजों को टेस्ट किया जा सकता है, साइंटिफिकली टेस्ट करके इन चीजों पे डिसीजन लिया जा सकता है। मैं मतलब एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने इन वैक्सीन की एनालिसिस नहीं की है, मगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की है, तो उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये काम आसानी से किया जा सकता है। आपने कहा कि देखिए आप 1 साल से कोविड के बारे में बोल रहे हैं, मैं 1 साल से कोविड के बारे में सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैंने उनकी आवाज उठाई थी। जो साइंटिफिक कम्युनिटी में लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, जो स्पेशलिस्ट थे, उनकी आवाज उठाई। वो मुझे बता रहे थे कि भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, मैंने उनकी बात उठाई और उनकी बात को मैंने एम्पलीफाई किया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, सरकार साइंटिफिकली एक्शन नहीं ले रही है। अब जो आपने कहा वैक्सीन को डिले करने का, ऑब्वियस कारण है, पॉलिटिकल कारण है कि वैक्सीनेशन की कमी है तो डिले करो, बट उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वायरस ये नहीं समझता कि भैया आपने 2 महीने बाद किया या 3 महीने बाद किया या 4 महीने बाद किया, वो आपको इन्फेक्ट करेगा। अगर उसको रास्ता मिलेगा वो इन्फेक्ट करेगा। तो प्रधानमंत्री को यह समझना है कि यह पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। यह वायरस के खिलाफ लड़ाई है और पूरे हिंदुस्तान की शक्ति को प्रधानमंत्री इस्तेमाल करनी चाहिए। थैंक यू सर। रमन जी, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा है जितने वैक्सीन हो सके लेकर आइए। भारत बायोटेक का वैक्सीन सही है, सीरम का सही है, अगर सरकार कह रही दोनों सही है तो सही है। स्पुतनिक लेकर आए तो स्पुतनिक भी सही है। और जैसा राहुल जी ने कहा जितने वैक्सीन उपलब्ध हो सकते हैं वो सब उपलब्ध करवाइए देश के लोगों को। अगला सवाल सर, आज तक इंडिया टुडे। एक और बात, इसको आप डायनामिकली टेस्ट करो, इसको आप डायनामिकली टेस्ट करो। अगर आपको लग रहा है कि इस वैक्सीन से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको चेंज करो। तो स्ट्रेटेजी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी डायनामिक होनी चाहिए। अगर कोई गलती की उसको करेक्ट करो, अगर कुछ अच्छी तरह से सक्सेस मिल रहा है तो उस पे और फोकस करो। तो डायनामिक नेचर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। थैंक यू सर। आज तक इंडिया टुडे से आनंद जी अपना प्रश्न पूछिए। Hello, Rahulji. My question is with regard to the Disaster Management Act, under which COVID is a notified disaster, and this act provides a compensation clause, a 4 lakh rupees compensation to the victims and their immediate families. But we've seen in the Supreme Court recently, replying to a PIL, the government submitted an affidavit clearly saying that we cannot provide any such compensation because there is shortage of funds both at the center as well as in the states. How do you see this? Do you see any room for the states to pitch in because the center has completely dragged its feet? I think the center is making 4 lakh crore from taxes on diesel and petrol. It is taking money out of the pockets of people who have lost family members. So I don't understand why the government can't put some money back into their pocket. It is not a question of, some free gift that the government is giving. These families require this money. India requires these families to have money because these families need to be productive. If they lost a family member who used to be an earning member, what are they supposed to do? So I'm 100% for a COVID compensation fund. and I feel that there's no shortage of money because the government is taking money from people every day from petrol and diesel. 4 lakh crores they've taken. थैंक यू सर। दैनिक भास्कर से मुकेश जी हैं। मुकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। मुकेश जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। राहुल जी, दैनिक भास्कर से मुकेश कौशिक हूं मैं।
23 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं और ये नोटिस किया गया है कि कम से कम 2 गुट ऐसे हैं जिनमें वैक्सीन हेजिटेंसी ज्यादा है। महिलाएं बहुत उतनी संख्या में नहीं आगे आ रही है टीका लगवाने के लिए जितना पुरुष आ रहे हैं। दूसरे मुस्लिम समुदाय में भ्रम की स्थिति है टीके को लेकर, कुछ धार्मिक बातें जोड़ दी गई हैं। इन दोनों समुदायों की शंकाओं को का समाधान आप क्या सुझाते हैं और सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन इज अ मस्ट, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको वैक्सीनेशन के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जिनको वैक्सीनेशन से डर होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, मगर उसको बहुत आसानी से करेक्ट किया जा सकता है अगर आप सही इंफॉर्मेशन दें, अगर आप क्लैरिटी से बात करें, अगर आप क्लैरिटी से समझाएं कि वैक्सीनेशन क्या कर सकता है, क्या करता है और कोविड से क्या हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि लोग रिफ्यूज करेंगे। थैंक यू सर। चलाइए ना, एक इफेक्टिव कैंपेन चलाइए। जो मैंने वैक्सीनेशन मिशन की बात की, मिशन मोड पे कीजिए, देश को इन्वॉल्व कीजिए, सबको इन्वॉल्व कीजिए, कहिए कि हमें ये करना है, वॉर फुटिंग पे करना है, हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे पता है कि आपकी और मीटिंग्स हैं और 50 मिनट से हम कई प्रश्नों का सवाल जवाब ले रहे हैं। आज आपकी और सब साथियों की अनुमति से मैं इस पत्रकार वार्ता को यहीं विराम देकर एक बार फिर हमारे मित्र राजीव गौड़ा जी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस बेहतरीन रिपोर्ट को कंपाइल किया, बनाया, और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।